हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस पार्ट 2। आज के सेशन में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस पार्ट 2 के नाम से है। मैं इसे पार्ट 2 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिकॉज रेसिडेंशियल स्टेटस में दो ही टाइप बनते हैं करने के, जो क्वेश्चन करने वाले हैं। एक तो ये है कि हम डेट वाइज जो है क्वेश्चन डेट वाइज हम कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि जो इसकी तीन कैटेगरी है, ROR, NOR और NR, तो उन सभी के लिए कौन कौन सी इनकम ऐसी है जो टैक्सेबल है और कौन कौन सी इनकम ऐसी है जो टैक्सेबल नहीं है। आज इनके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग एक टेबल प्रेफर करेंगे और उस टेबल को पहले हम समझेंगे और देन फिर हम उसके जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस पार्ट 2। सो गाइस, तो जो आज का हमारा टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस, इस टॉपिक में एक टेबल मैंने आपको सामने शो करी है और ये जो टेबल है इस टेबल के बेस पे ही सारे क्वेश्चन इसके होने हैं। तो इस टेबल को बहुत केयरफुली हम लोगों को समझना होगा सो दैट क्वेश्चन करने में फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पहले तो इसकी हेडिंग पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम। द प्रोविजंस रिगार्डिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्स अबव मे बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल: रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो अगर हम बात करें इसमें हमें क्या बताने की कोशिश की गई है, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्न्ड इन इंडिया और एल्सवेयर। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कोई ऐसी इनकम जो रिसीव हुई है इंडिया में या फिर मानी गई है कि वो इंडिया में रिसीव हुई है। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, या तो रिसीव हुई या मानी गई कि इंडिया में रिसीव हुई है, तो किन किन लोगों के लिए टैक्सेबल होगी। जो तीन कैटेगरी है उसमें से किसके लिए वो टैक्सेबल होगी। तो यहाँ हमें बताया गया है कि वो तीनों लोगों के लिए टैक्सेबल है। जैसे यहाँ पर आप देखिए टेबल, तो तीनों में ही लिखा हुआ है यस, ROR के लिए भी टैक्सेबल है, NOR के लिए भी यस, एंड नॉन रेसिडेंट के लिए भी वो टैक्सेबल मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमें क्या क्लियर कर रहा है, वो कहता है इनकम विच एक्रू और अराइजेस और इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्सवेयर। कहता है कि इंडिया में वो एक्रूड हुई है, मतलब कि इंडिया में कमाई गई है, या ये माना गया है कि इंडिया में कमाई गई है। लेकिन आप जो उसको रिसीव कर रहे हो, अब रिसीव चाहे आप उसे इंडिया में कर लो या बाहर कहीं जाके कर लो, तो उस केस में भी ये तीनों के लिए टैक्सेबल होता है। मैंने फिर पॉइंट बोल रहा है कि इनकम एक्रूड हो गई, कमाई गई है इंडिया में, और आप अब चाहे उसे इंडिया में रिसीव कर लो चाहे इंडिया से बाहर जाकर के कहीं रिसीव कर लो, वो जो है वो तीनों के लिए टैक्सेबल मानी जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर बताता है इन इनकम विच एक्रू और अराइजेस आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ऐसा कोई बिजनेस जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि उसकी कंट्रोलिंग जो है वो इंडिया से है, एक चीज, उसको हम कंट्रोल जो कर रहे हैं वो इंडिया से कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो बिजनेस सेटअप है वो इंडिया के बाहर कहीं आउटसाइड है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस सिचुएशन में ROR के लिए वो टैक्सेबल किया गया है, NOR के लिए वो टैक्सेबल किया गया है, और नॉन रेसिडेंट को यहाँ छूट दी गई है। लॉजिक ये है कि नॉन रेसिडेंट को यहाँ पे जो एग्जेम्प्ट रखा गया है, जो नो लिखा हुआ है तीसरी कैटेगरी में, उसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि हमने कहा सपोज हम ABP न्यूज में हैं और हमारा एक जो है एक ब्रांच हमारी अमेरिका में भी वर्क कर रही है। तो अमेरिका में अगर कोई वहां का व्यक्ति काम करने के लिए आता है उस ब्रांच में, तो वो इंडिया को आएगा टैक्स देने के लिए, वो नॉन रेसिडेंट वही तो हुआ। नॉन रेसिडेंट का मतलब क्या है, वो भारत का निवासी नहीं है, वो वही रहता है, वो उस ब्रांच से वही इनकम जनरेट करेगा।
और उसको वो ही वहां कंज्यूम भी कर लेगा, तो इंडिया उसके टैक्स देने का मतलब नहीं बनता। वाइल जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसको टैक्सेबल करने का यहाँ पर जो लॉजिक है वो ये रखा गया है कि वो किसी न किसी तरीके से इंडिया में भी क्या करता है, लाई कर रहा होता है। मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब है कि भैया रेसिडेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैक्सिमम एक्टिविटीज हो सकता है कि उसकी कहाँ से गवर्न हो रही हो, इंडिया से गवर्न हो रही हो। तो और ROR तो देसी व्यक्ति होता ही है, तो इसलिए ये दो कैटेगरियां टैक्सेबल रखी गई हैं और एक कैटेगरी को यहाँ पर हमने क्या करा है, एग्जेम्प्ट करा है। चौथा पॉइंट जो है हमारा वो हमें बताता है इनकम विच एक्रू और अराइजेस आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्स। पहले आप एनी अदर सोर्स को समझ लो। एनी अदर सोर्स का मतलब होता है कि मेरा जो मेन प्रोफेशनल वर्क है, मेरा जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है या जो मेरी मेन एक्टिविटी है उसको छोड़ करके कोई दूसरा काम। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि सपोज मैंने बोला कि नेपाल में मेरे खेत हैं, फील्ड्स हैं, ठीक है, या भूटान में मैंने बोला मेरे खेत हैं, तो या मेरा भूटान में कोई घर है, नेपाल में मेरा कोई घर है और वहां से मुझे 10,000 रुपये रेंट आता है, तो ये हो गई इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, क्योंकि वो मेरी मेन एक्टिविटी ना होकर के सब्सिडरी एक्टिविटी है। तो इस सिचुएशन में ROR को टैक्सेबल कराया गया है, NOR को और NR को छोड़ दिया गया है। याद ठीक है। रखना, कोई जो अदर सोर्स की इनकम होती है, मतलब जो सब्सिडरी इनकम है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई जिसे रेंटल इनकम बोल रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चरल इनकम हो गई, तो अदर सोर्सेज में सिर्फ जो देसी व्यक्ति है बिल्कुल ROR उसे टैक्सेबल किया गया है और बाकी दो कैटेगरीज को छोड़ दिया गया है। अब बात आती है इसमें पांचवी कैटेगरी की। इसमें क्या बोल रहा है वो, इनकम विच एक्रू और अराइजेस आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कहता है कि इनकम जो एक्रू हुई थी वो आउटसाइड इंडिया हुई थी, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुई थी ड्यूरिंग द ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर प्रीवियस की ईयर में इनकम उसका नहीं है वो प्रीवियस ईयर को छोड़ के और फिर पहले किसी ईयर की वो इनकम है, बस उसको रेमिट कर दिया गया एंड रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बस प्रीवियस ईयर में उसे क्या कर दिया गया है, यहाँ रेमिट कर दिया गया है। तो ऐसी रेमिट सिचुएशन का में क्या मतलब होता है, क्या? हेलो, रेमिट का मतलब क्या होगा सेंड इसके सेंड इस सेंड सेंड करना, अच्छा, ट्रांसफर कर सेंड देना। कर दिया। हाँ, ठीक है। तो प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर की इनकम है जिसे सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया है इंडिया के अंदर। तो अगर वो प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर की इनकम है तो वो पिछले साल के स्लैब तो उस पर अप्लाई ही नहीं होंगे, तो इसलिए उस पे जो स्लैब अप्लाई होंगे वो उसी साल के अप्लाई होंगे जिस साल की वो इनकम है। इसलिए प्रीवियस ईयर में उसको क्या कर दिया गया है, एग्जम्प्ट कर दिया गया है तीनों कैटेगरीज। ये इसका क्राइटेरिया होता है। अब अगर हम बात करें कि आज हम क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ आर ओके। फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19। तो यहाँ बताता है रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन USA। अब अगर प्रॉपर्टी दिल्ली की है और आपको रेंट USA में रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इनकम तो इंडिया में ही एक्रूड हो गई। दिल्ली हाँ कहाँ पर है, इंडिया में। तो अगर इंडिया हम में। बात करें इंडिया में इनकम एक्रूड हो गई, अब तुम चाहे उसे इंडिया में ले लो चाहे USA में ले लो, वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। ठीक है। कैटेगरी नंबर सेकंड, हाँ। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन किस तरीके से करना है, क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए मैं जो है अपनी न्यू स्क्रीन पे ट्रांसफर हो रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे। तो इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले मैं हेडिंग लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, मैंने ये लिख दिया। अब बात आती है कि इसको कैसे दिखाना है, तो एक हमें छोटी टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तीन कॉलम होंगे इसमें,
ये हो गया। एग्जाम में भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट आप फॉलो करोगे। अब लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर। इसके बाद इसकी जो 3 कैटेगरी है, ROR, फिर है NOR, फिर है NR। अब इनके लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बोला उसने रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए। इन USA। रेंट जो है दिल्ली की प्रॉपर्टी से है, तो जो रेंट है वो यहाँ पर टैक्सेबल होने वाला है। तो अगर हम रेंट की बात करें तो रेंट जो था वो 80,000 रुपए था। ये हो गया 80,000। यहाँ पर भी हो जाएगा 80,000, यहाँ पर भी हो जाएगा 80,000। एक चीज। उसके बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन की तरफ दोबारा चल रहे हैं। यहाँ पर बोलता है इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन USA कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। अब जो बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो इंडिया से जब कंट्रोल होता था आउटसाइड का बिजनेस तो 2 में टैक्सेबल होता था। यस सर, एक तो ऑर्डिनरी मेरा वाले में होता था और ROR में सिर्फ और NOR एनओआर में। में। NOR जो था वो एग्जेम्प्ट था। तो अब अगर हम बात करें, इसको भी दिखा देते हैं हम। क्या था ये, एक सेकेंड। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन USA कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें तो हम यहाँ लिख रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस इन USA कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। ये हो गया। तो अब अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या दे रखा है उसने, 1,20,000 रुपए का अमाउंट है। हम शो कर लेते हैं, 2 में टैक्सेबल होगा। अब अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट में वो हमें क्या बता रहा है, तो इसको करने के लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। तो अगर हम इसका सी पॉइंट देखते हैं तो इसमें हमें दिखाया गया है इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन बैंगलोर कंट्रोल्ड फ्रॉम USA। बिजनेस हमारा बैंगलोर में है और कंट्रोल USA में हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा कंट्रोल पर आ गया 2 में टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि हमें कंट्रोलिंग इंडिया से देखनी होती थी। ये तो बिजनेस बैंगलोर में एग्जिस्ट कर रहा है, बैंगलोर तो इंडिया में ही है। इसका मतलब यस सर, इनकम जो एक्रिव होगी वो इंडिया में होगी, तो वो तीनों इंडिया में में। टैक्सेबल होगा। यहाँ पे कंट्रोल लिख के आपको वो कंफ्यूज कर रहा है। तो इसमें जस्ट आपको जो मेंशन करना है वो ये मेंशन करना है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बैंगलोर कंट्रोल फ्रॉम यूएसए। USA। तो वो कहीं से भी कंट्रोल कर लो आप, उससे हमें क्या मतलब है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर वो इनकम इंडिया में भी एक्रीव्ड हुई है तो वो सारी की सारी क्या है, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1,80,000, ये भी हो जाएगा आपका 1,80,000,
और ये हो जाएगा आपका 1,80,000। ये हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट, जो हमारी एंट्री है उसकी तरफ अगर हम चलें तो वो हमें बता रहा है रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड देयर बट सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया। देखो बेटा यहाँ पर भी वो हमें कंफ्यूज कर रहा है। ये क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर की इनकम थी, जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट था, जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट था ये नो 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 वाला, ये नहीं बोल रहा। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने बोला कि रेंट जो था वो यूएसए का था और सब्सिक्वेंटली रेमिट कर दिया गया, तो मानूंगा तो यही कि पिछले साल ही वो रेमिट करा गया है। लेकिन अब बात आती है कि ये रेंटल प्रॉपर्टी थी बेटा। मैंने बताया था कि अदर सोर्स की इनकम जो होती है वो सिर्फ एक में टैक्सेबल होती है आरओआर के लिए, तो इसे सिर्फ मैं एक ही जगह जो है शो करूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी सर रेंट तो फर्स्ट वाले। इन हेलो सर। यूएसए। हेलो सर। हाँ जी, सर रेंट तो फर्स्ट वाले केस में भी था, पर लेकिन उसमें जो टैक्स था वो तो सब पे अप्लीकेबल हुआ है। बता रहा हूँ। वो रेंट दिल्ली का था और दिल्ली में अगर इनकम एक्रूड हो गई तो मतलब इंडिया में एक्रूड हो गई। ये रेंट यूएसए की प्रॉपर्टी का है, तो यूएसए की प्रॉपर्टी का रेंट जो है आउटसाइडर रेंट हो गया, और आउटसाइड का जो रेंट है वो हमारी अदर सोर्स की इनकम काउंट हो जाती है। इसलिए ये सिर्फ बेटा एक में टैक्सेबल होगा, और वो भी कहाँ पर, सिर्फ आरओ वाले में टैक्सेबल होगा। ये समझ में आई बात आपको? ठीक है सर। हाँ, तो ये जो था ये 60,000 यहाँ पर आ गया। अब अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो उसमें हमें क्या बता रहा है वो, अगला है हमारा पॉइंट, बोलते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विद एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूएसए। अब मुझे तो ये दिख गया कि इंटरेस्ट जो है वो इंडियन कंपनी से मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मुझे इंटरेस्ट मिला है वो इंडिया में एक्रूड हुआ होगा, क्योंकि इंडियन कंपनी है। अब मुझे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ये तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सर बट वो तो सर, हाँ जी, वो जो इंटरेस्ट है वो रिसीव तो यूएसए में हुआ है। लेकिन बेटा इंडिया, फिर अब ये सेकंड पॉइंट वाला है। सेकंड में इंडिया में इनकम एक्रीव हो रही है, आप जहां मर्जी जाकर के ले लो। दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखा करो। तुम इंडिया में कमा, जहाँ पर हाँ, जैसे तुम जितना मर्जी पैसा कमाओ, चाहे इंडिया में कमाओ, अगर तुमने इंडिया में कमा लिया और चाहे आप उसे इंडिया में लो चाहे बाहर जाके लो, तीनों के लिए टैक्सेबल है। दूसरी तरफ ठीक है। हम कह रहे हैं कि तुम कमा के बाहर आ जाओ, सिर्फ इंडिया में रिसीव कर लो उसे, तो भी तीनों के लिए टैक्सेबल है। ठीक है। यहाँ पे जो इनकम एक्रूड हो रही है इंडियन कंपनी से, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक्रूड तो वो यही होगा ना। ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है इंटरेस्ट सर। रिसीव फ्रॉम इंडियन इंडियन कंपनी। तो अब अगर बात करें हम, कितना अमाउंट था ध्यान है? अमाउंट तो कितना था? देख लेते हैं। इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो है 20,000। अगला भी पॉइंट पढ़ लेता हूँ। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 फॉर बिजनेस इन यूएसए remitted to India during the previous year 2018-19 not taxed earlier। बेटा ये एफ वाला पॉइंट मैं कंसिडर नहीं करूंगा। क्यों? 17-18 का प्रॉफिट था, 18-19 में सिर्फ रेमिट करा गया है। ये लास्ट वाला पॉइंट है। सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया वाला पॉइंट था ना, जिसमें तीनों में क्या था, तीनों में एग्जाम्प्ट था। आपको दिखा देता हूँ, ये रहा 1 2 3। इसमें यही बोला गया था इनकम विच एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के पीछे साल की कोई इनकम जो सिर्फ आपको क्या कर दी गई है, एंड रेमिटेड टू इंडिया, सिर्फ इंडिया भेज दी गई है, तो ये तीनों के लिए एग्जाम्प्ट था। तो बेटा इस सिचुएशन में ये जो प्रॉफिट 75,000 वाला, ये तीनों में क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स।
जो है आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है पेरेंट्स से 45,000 रुपए का, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पेरेंट्स जो गिफ्ट देते हैं वो हमारी इनकम नहीं होती, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो ये भी आपको कंसिडर नहीं करना। इसका एफ और जी पॉइंट आपको कंसिडर नहीं करना, सिर्फ जो इंटरेस्ट था वो हम लिख लेंगे 20,000 इससे पहले वाला, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में वहां मेंशन नहीं करा था, ये रहा, तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। तो अब अगर हम बात करें कि आगे क्या करना है, तो आगे बच्चा इसका सिर्फ ग्रैंड टोटल होना है और टोटल करके इसको लिख देना है हमें कि कितने कितने इनकम इनके लिए जो है वो टैक्सेबल निकली है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो टोटल करने जा रहा हूं मैं, तो कितना आएगा ये देखें अगर, तो पहले का टोटल आ रहा है 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000, तो ये आ गया 4,60,000। यस सर, 4,60,000। आगे अगर बात करें अब यहाँ पर कितना चार आएगा, तो इसमें है 4,00,000 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 20,000, 4 लाख। 4,00,000। नेक्स्ट में आएगा 80,000 1,80,000 प्लस 20,000, 2,80,000। इसके अंदर सिर्फ 2,80,000 आ रहा है। ठीक है, तो इस यस तरीके सर। से ये क्वेश्चन बेटा हमें अटेम्प्ट करना था। फिर आपको मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ इसी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को। देखो, रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए, प्रॉपर्टी दिल्ली की है पर और रेंट अगर दिल्ली रिसीव। की प्रॉपर्टी है तो इनकम इंडिया में एक्रूड हुई है, इसलिए तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। अगला है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। अब बिजनेस आउटसाइड में कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, अगर इंडिया से कंट्रोल होता है तो दो में टैक्सेबल होता है, तीसरा छोड़ देते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बैंगलोर, बैंगलोर तो इंडिया में ही है, तो अगर यस इंडिया सर। में तो इंडिया में इनकम एक्रूड हो जाएगी। अब तुम चाहे इंडिया में ले लो चाहे बाहर ले लो, तो जब इंडिया में एक्रूड होती है तो तीनों में टैक्सेबल होता है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया, ये जो रेंट था ये अदर सोर्स की इनकम है, इसलिए 60,000 इसमें टैक्सेबल हुआ, इनमें छूट गया है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, जो इंडियन कंपनी है उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इंडिया में एक्रूड हो रहा है, इसलिए वो तीनों में टैक्सेबल है। तो इस तरीके से हमने इसका टोटल कर दिया, तो ये आ गया 4,60, 4 लाख और 2,80,000 बेटा। ठीक है सर। ये रहा 4,60,000, 4 लाख और 2,80,000। ठीक है, तो ठीक है ये सर। था हमारा क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए। एक क्वेश्चन और कराऊंगा बेटा, वो आपको देखना है। अब देखो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो रही है क्वेश्चन में कि जो आपको हेडिंग्स दे रखी है जस्ट कुछ भी नहीं करना, आपको वो हेडिंग बिल्कुल सेम लिख देनी होती है। तो फिर टाइम सेव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ABC पॉइंट लिख दूंगा। ठीक है, आप ये हेडिंग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, और अमाउंट में ठीक। लिखता जाऊंगा कौन सा अमाउंट कहाँ आने वाला है। तो अब अगर मैं बात करूं कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो हम चल रहे हैं अपने अलग पेज पे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर वेरियस पर्सन। फोर हटा दो, इतने लिख दो, बहुत है। आप चलते हैं टेबल ड्रॉ करने की तरफ। यहाँ पे इस बार एक सीरियल नंबर का कॉलम बना लूंगा, जिससे
वो चीज आसान हो जाए ABC लिखने के लिए। वन, टू, थ्री। अब बात करते हैं हेडिंग्स। सबसे पहले हमारा आ जाएगा सीरियल नंबर, फिर आ गया पर्टिकुलर, इसके बाद ROR, NOR, NR। अब बात आती है क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट चलते हैं जरा। तो यहां पर बोल रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव इन लंदन। बेटा फिर वही वाली बात, इंटरेस्ट कहां से मिल रहा है? इंडियन कंपनी से। तो इनकम कहां एक्रीव हो रही है? इंडिया में। इंडिया में। तो तीनों इंडिया के में लिए जब एक्रीव्ड होगी तो 1,20,000 रुपए जो है वो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। तो अगर बात करें हम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,20,000 इसके लिए आ गया, 1,20,000 इसके लिए आ गया, और 1,20,000 इसके लिए आ गया। अगला है अगर बात करें पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन USA। तो कहता है कि एक फॉर्मर एम्प्लॉयर से मुझे क्या मिली है? पेंशन मिली है, ठीक है। इंडिया में। और वो कहाँ रिसीव हो रही है? वो यूएस। USA में रिसीव हो रही है, 1,80,000 रुपए। तो जब हम बात करते हैं कि पेंशन मिल रही है हमें किसी एम्प्लॉयर से जो इंडिया का था, तो ऑब्वियसली आपने सर्विस भी इंडिया में ही दी होंगी। सर्विस इंडिया में देने से मतलब यही है कि आपने इंडिया में काम करा होगा पहले, तभी तो आपको पेंशन मिल रही है। और इस यस सर। सिचुएशन में हम मान लेंगे कि 1,80,000 रुपए जो इनकम एक्रीव्ड हो रही है वो भी आपकी सर्विसेज इंडिया में देने की वजह से हो रही है। तो भैया वो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा कि इंडिया में इनकम जो है वो क्या हुई है? एक्रीव्ड हुई है। तो यहाँ पर हमने कर दिया तो ये आ गया 1,80,000, 1,80,000 ये आ गया, 1,80,000 ये आ गया। अब अगर हम आगे बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या है? अगर देखें तो थर्ड पॉइंट में वो हमसे कह रहा है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। पहली बात तो बिजनेस पेरिस में था और इंडिया से कंट्रोल होता था। तो जब आउटसाइड का बिजनेस है इंडिया से कंट्रोल होता है तो मतलब वो दो में टैक्सेबल होगा। लेकिन ROR ROR और NOR में, लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि बोलता है कि आधा प्रॉफिट आपने इंडिया में रिसीव करा है। तो यहाँ कंडीशन चेंज हो गई। जैसे ही 2 लाख में से 1 लाख आप इंडिया में रिसीव करोगे तो इंडिया में रिसीव होने वाला तो तीनों में टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम कैसे टैकल करेंगे? इसका 1 लाख अलग दिखाएंगे और 1 लाख अलग दिखाएंगे। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो 1 लाख जो होगा वो अलग दिखाएंगे, उसके बाद बाकी का जो 1 लाख होगा वो क्योंकि
कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, दो में दिखाएंगे, ये नील हो जाएगा, इस तरीके से है। अब अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, तो जो चौथा पॉइंट है उसमें बोलता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान रेमिटेड टू इंडिया। बेटा भूटान तो अलग देश हो गया, और मैंने तुम्हें बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम भी अदर सोर्स की इनकम होती है। तो जो 1,25,000 रुपए वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए टैक्सेबल होगा, वो भी ROR के लिए। तो इसको हम दिखा देते हैं। जो चौथा पॉइंट हमारा है, चौथा पॉइंट जो है कितना था, 1,25,000। 1,25,000। अब आगे अगर बात करें इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव्ड देयर, अब ये रेंटल इनकम हो गई, जो इंग्लैंड की प्रॉपर्टी से, ये भी आउटसोर्स या आउटसाइड की इनकम हो गई, वो भी कौन सी, अदर सोर्स की इनकम। तो ये भी क्या होगा, सिर्फ एक में टैक्सेबल होगा अगर आप ध्यान दो तो। तो पांचवा है 4 लाख, एक में टैक्सेबल हो गया। अब अगले पॉइंट की तरफ चल रहा हूं मैं, इसमें क्या बता रहा है वो, तो वो मुझे बोलता है पास्ट फॉरेन इनकम ब्राउट टू इंडिया। बेटा जो पास्ट फॉरेन इनकम है सिर्फ वो इंडिया लाई गई है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी बच्चा, वो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, पर क्यों? चलिए दोबारा से शुरू करते हैं। मैं आपको समझा रहा था कि पास्ट फॉरेन इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ लिखा है पास्ट फॉरेन इनकम इज नॉट टू बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज नॉट इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर से उस प्रीवियस ईयर से पहले के किसी भी साल की इनकम सिर्फ अगर इस साल लाई गई है तो उस पर इस साल का स्लैब नहीं लग सकता, इसलिए इस इनकम को हमें छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, ये जो पास्ट फॉरेन इनकम था इसको तो हम छोड़ ही देंगे। जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव्ड देयर 4 लाख जो है उसको देख लेते हैं हमने लिखा या नहीं लिखा। वो लिख रखा है, तो इसके 5 ही पॉइंट हमें करने थे। अब हम इसका ग्रैंड टोटल कर लेंगे और क्वेश्चन फिर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 1,20,000 प्लस 1,80,000, 1 लाख, फिर 1 लाख, 1,25,000, फिर 4 लाख, ये आ गया हमारा 10,25,000। नेक्स्ट वाले में आ रहे हैं हम 1,20,000, 1,80,000 और डायरेक्ट में ले रहा हूं 2 लाख, तो ये आ गया हमारा 5 लाख। और नेक्स्ट जो है 12 लाख, सॉरी 1,20,000, यहाँ पर हमें दे रखा है 1,20,000, 1,80,000, 1 लाख, इसमें 4 लाख। हाँ 4 लाख। तो बेटा इस तरीके से जो था ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था रेसिडेंशियल स्टेटस में। आप ध्यान रखेंगे टाइम सेव करने के लिए पार्टिकुलर में हमने मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, सारी हेडिंग्स लिख करके आनी है। ठीक है, ठीक है सर। इससे पहले वाले में वो सारी हेडिंग्स आपको इसीलिए मैंने क्या करी थी, शो करी थी। तो इस चैप्टर में बेटा यही कॉन्सेप्ट है। आज आपके होमवर्क में मैं आपको इसका
एक या दो क्वेश्चन इसके और भेज दूंगा, वरना अगर आपके पास 10 ईयर का कहीं से अरेंजमेंट हो तो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है सर। तो इतना ही था बेटा ये रेसिडेंशियल स्टेटस में।